शिवाजी लौटे अपने साम्राज्य। उत्तर से लौटने पर शिवाजी ने अपनी मां और रेजेंसी काउंसिल से सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले ली। मुगलों के संबंध में उनकी स्थिति विचित्र थी। आधिकारिक तौर पर वह और उनका राज्य साम्राज्य के साथ शांति में था, लेकिन शिवाजी को लगा कि यह शांति उनके कारावास और हत्या के प्रयास से भंग हो गई है, और मुगलों को लगा कि शिवाजी के विजय होकर अपनी राजधानी लौटने से शांति भंग हो गई है। वास्तव में दोनों पक्षों में से कोई भी अभी तक युद्ध नहीं चाहता था। जय सिंह के बाद एक और महान राजपूत सामंत जसवंत सिंह जोधपुर के महाराजा ने पदभार संभाला था। यह अजीब बात है कि औरंगजेब ने अपने बेटे की एक हिंदू के साथ सहानुभूति के आधार पर बहुत योग्य जय सिंह को बर्खास्त करने के बाद दक्षिण की सेना की कमान संभालने के लिए एक और हिंदू को भेजा, लेकिन अपने सभी मुस्लिम सेनापतियों और उनकी संभावित महत्वाकांक्षाओं के बारे में उनके संदेह न उन्हें उनकी कट्टरता के बावजूद हिंदू सेनापतियों पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे कॉन्टिनेंटल पोल के खलीफाओं ने फेनेरिएट अधिकारियों पर भरोसा किया था, लेकिन अब उन्होंने विभाजित कमान की घातक गलती की, जिससे बचने के लिए जयसिंह ने शुरुआती कदम उठाए थे। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की कोशिश कर रहे थे जो हिंदू सेनापतियों के प्रति वफादार था। अपने बेटे प्रिंस मुअज्जम को दक्षिण का वायसराय बनाया, नागरिक प्रशासन का प्रभारी, जबकि जसवंत सिंह सशस्त्र बलों की कमान संभाली। सम्राट को उम्मीद थी कि दोनों एक दूसरे पर जासूसी करेंगे और इस तरह उन्हें दोनों के कामों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि उन्होंने कहा, सरकार का सबसे बड़ा स्तंभ राज्य में होने वाली हर चीज की तत्काल जानकारी है। हालांकि जसवंत सिंह एक चापलूस दरबारी था। उसने राजकुमार की चापलूसी की और राजधानी से निर्वासन में उसकी उदासी को दूर करने के लिए उसे पोलो टट्टू और कुश्ती के लड़के उपलब्ध करवाए। बदले में राजकुमार ने जसवंत सिंह को सेना और प्रशासन दोनों पर प्रभावी नियंत्रण दिया। जय सिंह ने जैसे ही शिवाजी की वापसी के बारे में सुना, उसने सम्राट को गुस्से में लिखा कि शिवाजी को किसी भी कीमत पर फिर से पकड़ा जाना चाहिए। यदि बूढ़ा राजपूत शिवाजी की कैद में शामिल विश्वासघात से सदमे में था, तो उसने महसूस किया कि अब सम्मान के सवालों को छोड़ दिया जाना चाहिए। क्रोधित और हताश, शिवाजी अब पहले से दोगुना खतरनाक दुश्मन बन गए थे। उन्होंने युद्ध को तुरंत फिर से शुरू करने और शिवाजी को बल या छल से फिर से पकड़ने का आग्रह किया। उनकी वापसी से पहले उनके सैनिक मराठों के खिलाफ कार्रवाई में थे। जसवंत सिंह एक अलग ही तरह के व्यक्ति थे। वे स्वार्थी और भोग विलासी में डूबे हुए थे और उनका अनुभव एक दरबारी जैसा था, ना कि एक फील्ड ऑफिसर जैसा। इसके अलावा आगरा में शिवाजी से मिले थे और उन सभी लोगों की तरह जो उस जादूगर की छड़ी के नीचे से गुजरे थे, उनके हार्दिक प्रशंसक बन गए थे। जयसिंह द्वारा पुनः शुरू किया गया युद्ध अब 1 वर्ष तक स्थगित अवस्था में रहा। अंततः फरवरी 1667 में एक नई संधि तैयार की गई, जिसकी शर्तें जयसिंह से शिवाजी द्वारा स्वीकार की गई शर्तों से बहुत भिन्न थी। उस पिछली संधि के अनुसार मुगल सैनिकों द्वारा गढ़े गए 27 किलो में से अधिकांश शिवाजी को वापस कर दिए गए। पूना के आसपास के किलों में से केवल पुरंदर और सिंहगढ़ सिंह किला ही साम्राज्यवादियों के पास रहा। शिवाजी ने बादशाह को एक पत्र लिखा, जिस पर औरंगजेब ने संरक्षणात्मक ढंग से उत्तर दिया। बधाई हो, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपका पत्र पढ़ने के बाद हमने आपको राजा की उपाधि से सम्मानित किया है। आपको यह सम्मान मिलेगा और आप काम करने की अधिक क्षमता दिखाएंगे। पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखते हुए यह पत्र प्रतिष्ठा बचाने की कला में एक सुखद अभ्यास लगता है। मराठा देश में शिवाजी को फिर से आना सिर्फ मुगलों के लिए एक अप्रत्याशित झटका नहीं था। बीजापुर के अधिकारी, खासकर जब उन्होंने सुना कि शिवाजी को मुगलों से क्या अनुकूल शर्तें मिली हैं, तो वे चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि उत्तरी मोर्चे पर किसी भी तरह की बाधा के बिना उस अमानवीय कसाई आदमी की भयावह नजर
कहीं उन्हें भी ना मार दे। उन्होंने जल्दी से उनसे समझौता कर लिया और मराठों के आक्रमण ना करने की कीमत के रूप में शिवाजी को बीजापुर से 3,50,000 रुपए का कर मिला। 2 साल तक शिवाजी अपने दोनों मुसलमान पड़ोसियों के साथ शांति से रहे। अपने पिछले करियर के दौरान की गई उथल पुथल और यात्राओं के बाद अचानक उनकी यह निष्क्रियता सभी को हैरान कर गई। लगभग अविश्वास के साथ और संदेह के भाव के साथ अंग्रेजों ने एक दूसरे को पत्र लिखा। सेवकी बहुत शांत है। बार बार उनके पत्रों में यह बात दोहराई गई। इस समय देश में बहुत शांति है। शिवाजी बिल्कुल शांत रहते हैं और शिवाजी शांत हैं। राजा के देश में कोई दखल नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इन वर्षों का उपयोग अपने राज्य के पुनर्गठन में किया। करों में कमी की गई और मुगल आक्रमणकारियों द्वारा तबाह की गई सभी जागीरों पर भूमि दर को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने न्यायपूर्ण और समान भूमि स्वामित्व और न्याय तथा प्रशासन दोनों के केंद्रीकरण, पड़ोसी क्षेत्रों में काम करने वाले अनियमित सामंती व्यवस्थाओं के विपरीत पर अपने अधिकार की नींव इतनी मजबूती से रखी कि उनका देश पिछले युद्ध के नुकसान से आश्चर्यजनक आसानी से उबर गया। उनके राज्य की समृद्धि का रहस्य और साथ ही उनके प्रशासन में उनके पुराने के प्रति समर्पण का रहस्य था। शिक्षक दादाजी का उदाहरण उनकी प्रजा पूना के आसपास पारिवारिक संपदा के विकास में शिवाजी ने कराधान की एक समझदारी पूर्ण और न्यायपूर्ण प्रणाली शुरू की। भूमि कर किसी व्यक्ति की संभावित संपत्ति या उसकी भूमि की उर्वरता की किसी काल्पनिक विचार के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक वर्ष उसकी फसल की वास्तविक स्थिति के आधार पर लगाया जाता था। भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था: चावल, पहाड़ी क्षेत्र और उद्यान भूमि। चावल की भूमि पर कर उपज का 33% लगाया जाता था, जो या तो वस्तु के रूप में या नकद में देय होता था। उद्यान भूमि यानी बाग, ताड़ के बाग आदि पर प्रत्येक पेड़ की उपज के आधे के बराबर राशि लगाई जाती थी। पहाड़ी क्षेत्र पर बहुत हल्का कर लगाया जाता था। यदि ये कर अधिक लगते हैं तो ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे भारत के किसी भी अन्य राज्य में उस समय प्रचलित करों से बहुत कम थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कर नियमित रूप से एकत्र किए जाते थे और सीधे राज्य को भेजे जाते थे। कर किसानों का कोई मध्यस्थ वर्ग नहीं था और ना ही कोई सामंती जमींदार था जो अपने काश्तकरों से लगान वसूल सके। सारी जमीन राजकुमार की थी और अन्य भारतीय राज्यों के विपरीत युद्ध या दरबार में सेवाओं के लिए इनाम के तौर पर महान रईसों को कोई क्षेत्र नहीं दिया जाता था। शिवाजी की राजस्व प्रणाली ब्रिटिश भारत में वर्तमान कृषि प्रशासन का आधार है। शिवाजी के शासन काल में राज्य का प्रशासन 8 सदस्यों की परिषद द्वारा किया जाता था। उनकी नियुक्ति शिवाजी स्वयं करते थे। वास्तव में उनके पास केवल सचिव का पद था।